अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान आवाज़ में आपका खुशामदीद। आज मैं एक न्यू नावल आपकी खिदमत में लेके आई ज़रूरी हूँ, जिसका नाम है तुमसे वफ़ा। आज कलम आमना खालिद। आई होप आपको ये नावल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएँ। सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। थैंक यू सो मच। तुमसे किसने कहा था किसी सुनसान से रास्ते पर एक अनजान से चेहरे को ज़रा सी आशनाई पर थाम लो। कहीं इन दो चार बातों को, गुर्बत के लम्हातों को सिर्फ अपना हक मान लो। तुमसे किसने कहा था दो चार कदम चलने पर से सफ़र एक हो जाते हैं। अब इन बेकार सोचों पर रोना कैसा, जिसको पाया ही नहीं इसे खोना कैसा। तुमसे किसने कहा था किसी सुनसान से रास्ते पर एक अनजान से चेहरे को ज़रा सी आशनाई पर थाम लो। सकर्दू पाकिस्तान वैसे भी ठंडे इलाकों में शुमार होता है, लेकिन आज सुबह से ही मौसम ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इस सर्दी के मौसम की तरह इसका दिल भी सर्द हुए महसूस होते थे। इन पर भी कहीं ना कहीं बर्फ़ जम जा चुकी थी। कमरे में कदम रखते इसने मुड़कर अपने कमरे के दरवाजे को फ़ौरन लॉक किया। आज फिर इसका जिक्र हवेली में हुआ था। आज तक खुद को तो कभी वो भी ज़ालिम बोला ही ना था, कभी इसका ख्याल जहन से निकला ही नहीं था। लेकिन जब कोई और इसका जिक्र करता था तो इस दुश्मन जहाँ की बेवफाई पूरी शिद्दत से याद आई थी। आंखें आंगन से ऊपर कमरे तक आते बामुश्किल जब्त किए हुए थी, लेकिन कमरे में कदम रखते ही सब्र का बांध टूटते आंसू आंखों से लड़ियों की मानद बहते चेहरे और दामन को भगो रहे थे। वो हर बार दिल को इस हद तक मजबूत करती कि इस बार के बाद वो इसकी बेवफाई पर नहीं रोएगी, लेकिन इसका नाम सुनते ही आंखें छलक जाती थी। दिल बेबस होता था। अपनी वफा याद आती थी, इसकी बेवफाई याद आती थी। वो बड़े बड़े कदमों से खिड़की के करीब आई, जिससे बाहर का मंजर बेहद खूबसूरत लग रहा था। बादल ज़मीन पर उतरते महसूस हो रहे थे। बूंदाबांदी ने हरियाली को मज़ीद निखार कर खूबसूरत बना दिया था, मगर ये खूबसूरती भी इसे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि दिल मुरझा गया था। वो बहुत जल्द वापस आने वाला था। वो कैसे बर्दाश्त करेगी इसकी बेवफाई जब वो इसके सामने होगा? कैसे इसका सामना करेगी जिस शख्स को सबसे बढ़कर चाहा था, जो लगा था सबसे अलग है, लेकिन वो तो हवेली के बाकी मर्दों से भी ज़्यादा बदतर निकला। पहले इसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, और फिर जब दिल चाहा मुँह मोड़ कर रिश्ता तोड़ कर चला गया। वापस मुड़ते आईने के सामने खड़े होते इसने अपना अक्स आईने में देखा। आंखें धुंधला रही थी। खड़ी सतून नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। आंसू बेदर्दी से साफ करने की वजह से गालों पर सुर्ख निशान पड़ गए थे। नाजुक पंखड़ी जैसे होंठ कपकपा रहे थे। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में शिकवे थे, शिकायतें थी। सब्र था, कुर्ब था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सहना था। ये तो बस शुरुआत थी, ये बहुत कुछ सहना था। ये सब सोच कर ही इसकी जान पल पल निकल रही थी कि वो कैसे इस शख्स का सामना करेगी जिसने इसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, इसकी वफा को इसके मुंह पर मारा था। खूबसूरत हो तो मर्द इसका दवाना बनकर रहता है, लेकिन इसे तो दुनिया खूबसूरत कहती थी। लेकिन जिसे इसने चाहा था, जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार थी, क्या इसे कभी वो हसीन लगी ही नहीं? वो बचपन से इसकी मंग थी। हमेशा इसकी खातिर अपनी खूबसूरती को दूसरों की नज़रों से छुपा कर रखा, लेकिन इस सितमगीर ने भी तो वही किया जो इस हवेली के मर्द करते थे। ख़ानदानी बीवी घर में रखते थे, इज्जत बनाकर हज़ार पर्दों में, और आशियाँ बाहर से पूरी करते थे। थक कर बेड पर बैठते बेड क्राउन से टेक लगाते वो आंखें मूंद गई। सोचे बेफजूल थी। तकलीफ़ का कोई अज़ाला नहीं था। वो बेवफा था और यही हकीकत थी, और अभी इसी सोच के साथ जीना था। एयरलाइन के इलाके क्राक में छोटे से शानदार घर के अंदर वो वजूद ट्रेडमिल पर फुल स्पीड से भाग रहा था, और साथ साथ इसकी स्पीड मज़ीद तेज़ कर रहा था। माथे पर बिखरे काले बाल, खड़ी सतून नाक, अनाबी होंठ जो एक दूसरे में पवित्र थे। बाजू की रगें तरी हुई थी। दूधिया रंग पर हरी वेन साफ वाज़ हो रही थी। बेशक वो हसीन तरीन मर्द में शुमार होता था, लेकिन शायद इसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी हसीन नहीं थी। सांस फूल चुका था, दिल 200 की स्पीड पर धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था, लेकिन इसके अंदर की वहशत को कम नहीं कर सका। काली गहरी आंखें सुर्ख अंगार हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से वो जिस अजियत में मुब्तला था, ये सिर्फ वो या इसका खुदा जानता था। इस कदर तेज़ स्पीड में भागते वो अपनी ज़िंदगी के खसारों को याद कर रहा था। क्या कुछ नहीं खोया था इसने। 5 साल का था जब इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। हवेली के रिवाज के मुताबिक इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, जहाँ इसकी सौतेली माँ ने इसे सौतेला बंद कर दिखाया। अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के लिए वो एयरलैंड आ गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वही इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो पाकिस्तान और एयरलैंड का मशहूर जाना माना 27 साला बिजनेसमैन था।
جس میں اس کا ساتھ اس کے بچپن کے دوست دراب نے دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے دراب بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جس کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ لیکن وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش تھی، جس کے قاتلوں تک اب اس نے پہنچنا تھا۔ اس کی تیزی سے چلتے قدموں اور دماغ اپنی 3 ماہ کی بیٹی کے رونے کی آواز پر تھمے، وہ ٹریڈ مل سے اترتا، تولیے سے اپنا پسینے سے بھیگا جسم صاف کرتے، دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے، بیڈ پر لیٹے اس ننھے وجود کو دیکھنے لگا جو روتے ہوئے بحال ہو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھتے درم سے اس نازک پری کو احتیاط سے اپنے بازو میں اٹھایا۔ ایک اور خسارہ یاد آیا تھا، اپنے بچے کی ماں کو کھو دینے کا۔ اسے اپنے بازو میں جھولتے پاس پڑا فیڈر اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا تو وہ ننھی پری سے پیٹے خاموش ہو گئی اور اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جن میں اب بھی نمی چمک رہی تھی۔ دھرم کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آہستہ سے جھک کر اس کا ماتھا چومتے اس نے ان نم آنکھوں کو صاف کیا تو اسے اپنی کی گئی زیادتی یاد آئی کہ ایک معصوم سی لڑکی کا دل توڑا ہے اس نے، جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اس کی محبوب کی سنہری آنکھیں اس کی بیٹی کی آنکھوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ نہ کبھی اپنی محبت کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا اور نہ اپنے عشق کو رلانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ زندگی کے جس مقام پر تھا، وہ مشہور اور معروف بزنس مین بے بس ہو گیا تھا۔ نہ آگے بڑھنے کی کوئی وجہ تھی اور نہ پیچھے لوٹ جانے کا کوئی راستہ، اور درمیان میں کھڑے رہنا اذیت ناک تھا۔ نائٹ کلب میں بیٹھا، ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے، سامنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ناچتی لڑکیوں کو دیکھتے وہ مسرور سا مسکرا رہا تھا۔ لڑکیاں کبھی اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی ہیں تو کبھی خود کراس کے پاس جا اس کی گود میں بیٹھ کے اسے سکون دیتی۔ یہ پارٹی اس کے لیے ہی رکھی گئی تھی، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اپنے ملک لوٹ رہا تھا۔ سنہری آنکھیں خمار اور ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی، اپنی گنی پلیٹ پر ہاتھ پھیر کے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ لڑکیاں اسے کھلے دعوت نامہ دے رہی تھیں، جنہیں وہ کھلے دل سے قبول کرنا چاہتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں تربیت آڑے آ رہی تھی۔ لیکن خیر، پھر کچھ ہی دیر میں پارٹی کا اختتام کرتے وہ اپنے فلیٹ کی طرف آیا، کیونکہ اب اپنے آپ پر بند باندھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یہ منظر سیال خان حویلی کا ہے۔ سیال انصر خان کی شادی اپنے چچا زاد سکینہ سے ہوئی تھی، جن کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا مراد خان زادہ، جن کی پہلی بیوی شیزہ اپنی دوسری اولاد کو دنیا میں لاتے انتقال کر گئی تھی، لیکن افسوس بچہ بھی دنیا میں نہ آ سکا۔ 2 سال بعد مراد خان نے دوسری شادی کر لی، جو ان کی سابقہ بیوی ریحانہ تھی۔ پہلی بیوی شیزہ سے مراد خان کی ایک ہی اولاد زندہ رہی تھی، دھرم مراد خان زادہ۔ یہ دھرم ہی ہے نا، دھرم۔ دوسری بیوی ریحانہ سے بھی ان کا ایک ہی بیٹا وہاب تھا۔ دوسرا بیٹا رجب، جس کی شادی طیبہ سے ہوئی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی۔ اس کے 2 بچے زمن اور ملیحہ تھے۔ زمن کی شادی ہو چکی تھی، اس کا بھی آگے ایک بیٹا روحان اور بیوی مریم تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا رستم، جس کی شریک حیات سائمہ تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 جڑواں رابین اور شہریار، اور چھوٹی بیٹی آیت تھی۔ سیال انصر خان کی بیٹی کا نکاح ان کی بہن کر ہوا تھا، جن کی حویلی بھی ان کے ساتھ ہی وقیف تھی۔ نصرت کی شادی وہاج سے ہوئی تھی، جن کے 3 بیٹے تھے، ظفر شاہ، جلال شاہ اور حمزہ شاہ۔ ظفر شاہ کی شادی ہو چکی تھی ملائکہ سے، لیکن شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ آج سے 6 ماہ قبل اس کی نانی ماں انتقال کر گئی تھی۔ 2 ماہ پہلے اس کا بھائی بھی اسے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج اس کی بیماری نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ ماں باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تب سے ان دونوں بہن بھائی کو نانا نانی نے پالا تھا۔ جب تک نانی زندہ تھی تب تک تو ہر کوئی اسے بے پناہ محبت سے پیش آتا تھا، لیکن ان 6 ماہ میں اس کی نانی اور اس کا بھائی دونوں ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئے تھے، اور نانا تو ویسے بھی گاؤں کے سردار تھے، ان سے تو کچھ خاص رہن کی توقع وہ کر نہیں سکتی تھی، اور ممانی ماموں تو سب کی ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں صرف ایک ہی بات کا ببال پھیلا تھا کہ ولید ماموں نے جو ایکسیڈنٹ کیا ہے، اس کے بدلے وہ لوگ یا تو ان کے گھر کی لڑکی یا پھر کسی کی زندگی لے کر بدلہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، جب اس نے اپنے براؤن گنگریلے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے سر پر دوپٹہ لیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے نانا کو دیکھا۔ انہیں سلام کیا تو وہ مسکرا کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے اور بولے، عائشہ، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو سردار سفیر بولے، ہم نے آپ کا نکاح طے کر دیا ہے۔ الفاظ سے یا کوئی بم جو انہوں نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ ہمت کرتے عائشہ بولی، لیکن کس سے؟ سیال انصر کے پوتے سے، اور اسی لمحے وہ سر جھکا گئی۔ سردار سفیر وہاں سے اٹھتے بولے، ہمیں امید ہے عائشہ تم ہمیں شرمندہ نہیں کرو گی۔ کہتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ عائشہ کی گرے آنکھوں میں نمی بننے لگی تھی، تو مطلب ولید ماموں کی گناہ کی بھیٹ وہ چڑھی تھی، وہ کوئی نکاح نہیں، خون بہا کے بدلے دیے جانے والی تھی۔
मतलब सरदार ज़फ़ीर की हवेली में और इसकी हैसियत अब किसी नकारा शह की सी थी, और आज इस बात पर मोहर लग गई थी जो इसे अब खून बहा के बदले दिया जा रहा था। हालांकि वलीद मामू की खुद की भी 2 बेटियां थी, लेकिन इस सब के लिए वो फजूल थी, और फजूल चीज़ों को कहीं भी फेंक दिया जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खामोशी से अपनी किस्मत पर आंसू बहाती वो सर तक ये परख गई। शिद्दत से अपनी माँ बाप, नानी माँ और अपने भाई की याद आई थी, लेकिन अब यही ज़िंदगी इसका मुकद्दर थी। आज सियाल खान की हवेली में बेहद रौनक लगी हुई थी, क्योंकि इनका लाडला पोता शहरयार खानज़ादा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद लौट रहा था। गाड़ी हवेली के सामने रुकी। गाड़ी से उतरते इसने एक नज़र अपनी शानदार हवेली पर डाली। ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे, लंबा कद, सुनहरी बड़ी बड़ी रोशन आँखें भरपूर चमक रही थी। अपने ब्रेड पर हाथ फेरते वो मुस्कुराया। कदम कदम चलता हवेली के आंगन में आया। मैं अपनी दादी जान से मिलता। वो आगे बढ़ते अपनी माँ साइमा बेगम के गले लगा। फिर बारी बारी सबसे मिलते वो उनके साथ हंसी मजाक करता अंदर आया। सबको वहाँ मौजूद पाकर अपनी छोटी बहन आयत की गैर मौजूदगी पर इसने रामीन से पूछा तो वो बोली इसके एग्ज़ाम्स है इसीलिए नहीं आई, क्योंकि आयत हॉस्टल में रहती थी। अच्छा चले खैर रामीन, आप मेरे साथ चलिएगा, कल इसे सरप्राइज़ देंगे। जिस पर वो मुस्कुरा दी और बोली ठीक है, जैसा तुम चाहो। खाने के बाद वो कुछ देर तक रूहान से खेलता, साहिबा बेगम और जमन से बातें करता रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। वहाब खान अभी अपनी क्लास से बाहर निकला था कि सामने से आती आयत को देखकर वहीं रुक गया। आयत की नज़र जो ही वहां पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही पल बेरुखी से मुंह मोड़ गई। इसके इस रवैये पर वहाब को तकलीफ हुई थी, लेकिन वो भी इसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। वो किससे और के किए की सज़ा इसे दे रही थी। वहाब ने इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इसने साफ साफ इसके किरदार पर उंगली उठाई तो वहाब ने भी इससे रुख मोड़ लिया। अगर आयत को इस पर भरोसा नहीं था तो मोहब्बत कैसे हो सकती थी। एक दूसरे से बात करने की बजाय वो दोनों ही अदा में एक दूसरे से रूठ गए थे। तकलीफ दोनों को थी, लेकिन बात दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद थे। सियाल खान ने अपने खानदार पर नज़र डाली और बोले आज हमारे बेटे रजब की मौत का बदला हम ले लेंगे। आज जिरका हमारे हक़ में फ़ैसला देगा। सबने साथ इंशाल्लाह कहा, लेकिन इसके अल्फाज सुनकर किसी का दिल अंदर तक काम किया था। इतने में शहरी भी ऊपर से आता नजर आया। इसे टी शर्ट ट्राउज़र में देखकर सियाल खान बोले शहरयार, हम चाहते हैं आज तुम भी हमारे साथ झरके में चलो, ताकि तुम्हें भी पता चले फैसले कैसे होते हैं। जाओ जाकर शलवार कमीज़ पहन कर आओ, जो हमारी आन बान शान है। ये मगर भी कपड़े इसी मुल्क में छोड़ के आते यहाँ तुम हमें इन कपड़ों में नजर ना आओ। शहरयार ने इन्हें देखते बुरा सा मुँह बनाया। माथे पर बाल बल पड़े थे, लेकिन फिर बोला दादी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। जिस पर सियाल खान बोले बस हमने कह दिया तुम हमारे साथ जा रहे हो तो तुम जा रहे हो और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहते वो डाइनिंग टेबल से उठकर शहरयार आवारा मजाज का मालिक था, वो अपनी मर्जी का करता। इस तरह खुद पर सियाल खान का रोब डालना भी इसे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फिर अपने बाप के कहने पर उठ खड़ा हुआ इनके साथ चलने के लिए। वो कमरे में आया तो सामने बेड पर बैठे अपने बेटे रूहान को रोता देखकर इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले जब रूहान को उठाता मरियम ने आगे बढ़कर इसे गोद में उठाया और इसका फीडर इसके मुंह से लगाया तो वो खामोश हो गया। दोनों की नज़रें मिली थी। मरियम की आंखों में बेबसी शिकवे और अब क्या कुछ नहीं था। ज़मनी आंखों की तहरीर पढ़ते नजरें चुरा गया। मरियम का दिल कुछ मजीद जख्मी हुआ था। बेड पर लेटते रूहान को वो इसके पास बैठने लगी तो ज़मान ने इसका हाथ थामा। मरियम इसके हाथ से अपना हाथ छिड़कते बोली आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जाए तैयार हो जाए। ज़मन खामोशी से इसे वहीं रोता छोड़कर कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद कमरे में वापस आया तो कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। मरियम रूहान को सुला रही थी। कदम खुद ब खुद मरियम की जानिब उठे थे। मरियम इसे अपने पास बेड पर बैठता महसूस कर चुकी थी, लेकिन खामोशी से वैसे ही लेटी रही। ज़मन ने आगे होते झुक कर इसका माथा चूमा था। इसका लम्स महसूस करते मरियम की आंखें शिद्दत से बरसी थी कि ज़मन उठ खड़ा हुआ तो मरियम ने इसका हाथ पकड़ा जैसे कहना चाह रही हो बच जाओ ज़मन। ज़मन ने नरमी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया था और बिना कुछ कहे कमरे से निकलता चला गया था। मरियम को यूँ महसूस हुआ था जैसे सारी दुनिया हाथों से निकल गई है। आज जो ज़मन खान करने जा रहा था इसके बाद वो सिर्फ मरियम का नहीं रहने वाला था। वो खून बहा में आने वाली लड़की से निकाह करने वाला था। बेशक वो लड़की सिर्फ खून बहा के बदले आने वाली थी, लेकिन आज के बाद वो लड़की इसके शोहर की निस्बत से पकारी जाएगी। ये सोच सोच कर ही मरियम की जान निकल रही थी। मरियम और ज़मन की शादी को 2 साल हो गए थे। इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। मरियम ज़मान की खाला की बेटी थी जिसे वो बचपन से चाहता था। इस खानदान में ज़मन की हम उम्र कोई लड़की न होने की वजह से सबने जल्द ही मरियम को कबूल कर लिया था, जिसकी बड़ी वजह ये भी थी कि मरियम ने पहले बेटे को जन्म दिया था। मगर जब सियाल खानज़ादा का इस दुनिया से जाना इसकी ज़िंदगी का वबाल बन गया था। दुनिया से तो रजब गए थे, मगर शोहर मरियम का भी छिन गया था।
बेशक ज़मन से कई दफ़ा इसकी कहा सुनी हो जाती। वो दोनों लड़ झगड़ भी लेते थे, मगर फिर भी एक दूसरे को बेहद चाहते थे। लेकिन अब ज़मन की ज़िंदगी में इस लड़की का आना इन सब की ज़िंदगी को किस मोड़ पर आता है। मरीम इस बात को लेकर बेहद फिक्रमंद थी। ज़मन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसके बराबर में सियाल खान बैठे हुए थे। वो किसी गहरी सोच में कब थे। मरीम के हर वक्त के आंसू इल्तिजाएं इसकी आंखों में शिकवे देखते वो बेहद परेशान रहने लगा था। जैसे जैसे इसकी मंजिल करीब आ रही थी, ज़मन का दिल मज़ीद डूब रहा था। कुछ भी हो, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मरीम इसकी पसंद थी और वो मरीम को अब भी बेइंतहा चाहता था। और सबसे अच्छी खूबी तो इसे मरीम की ये लगती थी, जिस रंग में ज़मन इसे डालना चाहता था वो इसी में डल जाती थी। इसे नहीं लगता था कि दुनिया की कोई और औरत कभी इसके लिए मरीम हो सकती है। इसने सियाल खान और अपनी माँ तैयबा को बहुत बार इस निकाह के लिए मना किया था, लेकिन तैयबा बेगम ने तो रोते रोते अपनी कस्में देते इसे इस निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। इस सब के बीच अगर कोई पिस रहा था तो वो ज़मन रजब ज़्यादा था, जो ना तो माँ की कसम तोड़ सकता था और ना बीवी की आंखों में हर वक्त चमकते आंसू बर्दाश्त कर सकता था, जो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई थी। वो काली चादर ओढ़े, दाग महरून पाँव को छोटी अनारकली फ्राक पहने, नम निगाहों से अपने खाली हाथों पर नजर मरकूज किए बैठी थी कि कुछ ही देर में कमरे में निकाह हुआ और इसके नाना आए। साथ एक दो मर्द और औरतें और भी थे और फिर इसका निकाह पढ़ा दिया गया। कब निकाह हुआ, किससे निकाह हुआ, इसे कुछ नहीं पता चला। बस वो पलटते पेजों पर साइन करती जा रही थी, जैसे इसकी ज़िंदगी पलट रही थी। लम्हा बलम्हा जान निकलती महसूस हो रही थी कि कुछ देर बाद इसे गाड़ी में लाकर बैठा दिया गया। कौन इससे मिला तो नहीं, अब इसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस बेजान चीज़ की तरह खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। आंखें रो रो कर पत्थर हो चुकी थी, आंसू खुश्क हो गए थे, बस मदम मदम सांसें चल रही थी। इनके रुक जाने का इंतज़ार था इसे। गाड़ी से उतरते इसका सामान किसी मुलाजिम ने ले लिया था। वो खामोशी से इन तमाम मर्दों के पीछे चलती आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में पहुंची, जहाँ सबसे पहली आवाज़ इन्हें सियाल खान की सुनी, जो कि अपने ख़ानदान को अपने बेटे की मौत का बदला लेने पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। लेकिन इन सब में एक वजूद ऐसा भी था जिसका दिल रुक कर धड़का था। छोटे छोटे कदम लेते वो भी लाउंज में आई तो इसकी नज़र सबसे पहले इस तबकीर पर पड़ी जो आज बेवफाई पर मोहर लगा कर आया था। जबकि ज़मन की नज़र भी मरियम पर पड़ी तो ज़मन की आंखें यकदम चमकी। मरियम ने करब से आंखें मीच ली। वो ज़मन की आंखों में इस कदर चमक देखकर हैरान हुई थी, जो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जाना पड़ा था। जबकि मरियम ने हाल में खड़ी इस छोटी सी लड़की को देखा जो काली चादर ओढ़े खड़ी थी। काली चादर के अंदर इसका सफ़ेद चेहरा और भी चमक रहा था। खूबसूरत नकूश वाली वो 17-18 साल की लड़की मरियम को अपने मुकाबले बेहद हसीन लगी, आंखों में आई नमी को खुश्क करती। अब वो ज़मन खानज़ादा की मुस्कुराहट का मतलब समझती थी। इस लड़की की खूबसूरती किसी भी मर्द को अपने शहर में जकड़ सकती थी और फितरतन मर्द हुस्न परस्त होता है, और ज़मन खानज़ादा ने भी मोहब्बत पर हुस्न को तरजीह दी थी। सियाल खान की आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर निकाला, जो तैयबा बेगम को इस लड़की की तरफ बढ़ता देख कर बोले भाई, आज हमारा पोता आपसे नाराज़ है। आज की रात इस लड़की को कुछ मत कहना, कल से ये तुम्हारा, आज इसे इसके कमरे में छोड़ाओ। जिस पर सकीना बेगम ने सर हिलाया और तैयबा बेगम को बाज रहने का इशारा किया और फिर रामीन से बोली, रामीन जाओ, इसे ज़मन के कमरे में छोड़ाओ। मरियम खामोशी से अपने और ज़मन के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ी ताकि वो रोहन को वहाँ से ले जा सके, जो अंदर कमरे में सो रहा था। एक एक कदम हज़ार मन का लग रहा था। आज कमरे के बाहर पहुँचते आगे बढ़ के इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख कर हैरान रह गई। ज़मन जब से आया था वो बेहद खुश था। कमरे में आते इसने एक साथ कमरे की सारी लाइट ऑन करते रोहन को बेड पर सोते देखा तो इसे उठते उछाला, जिस पर रोहन ने पूरा गला खोले रोना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर में ज़मन इसे खामोश कराते इसके साथ खेलने और बातें करने में मसरूफ़ हो गया। दोनों बाप बेटा भरपूर हंस रहे थे। जब मरियम कमरे में आई तो ज़मन ने नज़र उठाकर मुस्कुराते हुए से देखा, लेकिन वो मरियम की बेयकीनी और आंसू का मतलब अब समझ नहीं सका था। पहली दफ़ा मरियम को अपने इंतखाब से नफरत हुई थी, ज़मान से नफरत हुई थी। गुस्से से आगे बढ़ते उसने रोहन को ज़मन की गोद से छीना। ज़मन तो हैरत का मुजस्मा बने इसे देख रहा था, मगर फिर संभलते बोला, क्या हो गया है मरियम, चोट लग जाएगी रोहन को। आपको रोहन की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है और मुझे आपसे ज़्यादा इसकी फ़िक्र है। वो मेरा भी बेटा है मरियम, मैं मानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ये सब करने की अब क्या ज़रूरत है। ज़मन ने कुछ अफसोस से कहा था। इसे अब मरियम की नाराज़गी समझ में नहीं आ रही थी। आपका बेटा तब तक था जब तक मैं आपकी बीवी थी, आज मुझसे दस्तबरदार हुए हैं, कल मेरे बच्चे से हो जाएंगे और आपकी दूसरी बीवी आ चुकी है। कुछ देर में वो कमरे में आने वाली है, इसलिए मुझे जाने दें यहाँ से। कौन सी दूसरी बीवी? ज़मन ने इसका बाजू पकड़ते रोहन को वापस बेड पर बैठाते इसे कंधों से थाम कर अपने सामने किया था। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आपकी बजाय कोई और निकाह पढ़ कर आया हो, वही दूसरी बीवी जैसे निकाह करके कल आए हो। और कौन सी बीवी? इसके अलावा भी कहीं छुप
छुपा रखी है बीवियाँ आपने, वैसे भी बहुत खूबसूरत है और आपके दादा का हुक्म है आज की रात इसे कुछ मत कहा जाए, इनके नाराज पोते के हवाले कर दी जाए ताकि वो इसके हुस्न से भरपूर फ़ायदा उठा सके। गुस्से से कहते इसने ज़मन को खुद से दूर झटका था, जबकि इसकी बात का बुरा बनाए बगैर ज़मन के होंठों पर तबस्सुम पहला था कि बोला, सच में बहुत खूबसूरत है क्या मेरी बीवी? इसकी बात पर मरियम ने आंसू से लबरेज आंखों से देखा था। क्या कोई इतना जल्दी बदल सकता है? वो इतना संदिल तो नहीं था, लेकिन फिर संभल कर बोले, मुझसे तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आपने देखा ही नहीं ना हो, वरना इतना चहक क्यों रही है? निकाह की खुशी में न जाने से पहले तक तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे आप ज़मन, आखिर चंद ही लम्हों में ऐसा क्या हो गया कि आप इतना खुश हैं? ज़ाहिर बात है इस लड़की के हुस्न से मुतासर है। वो आगे बढ़ते रोहन को उठाने लगी कि ज़मन ने इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधा और इसे अपने सांस लगाते हुए बोला, सही कह रही हो तुम, अगर बीवी हसीन हो तो फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे हसीन तुम हो जानब। कहते वो मरियम के कपकपाते होंठ भर चुका था। मरियम ने शिद्दत से रोते इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, मगर ज़मन ने इसे रहाई नहीं बख्शी थी। तो ज़मन के सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस भरते अपनी सांस संभाल करने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे ज़मन, आपकी दूसरी बीवी आती होगी, जितना मर्जी इसके हुस्न का फ़ायदा उठाइएगा, लेकिन मुझसे दूर रहे। आज के बाद आप मेरे करीब नहीं आएंगे। अच्छा तो फिर किसके करीब जाऊँ? ज़मन ने कुछ अफसोस की एक्टिंग करते इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। मुझे नहीं पता, जो मर्जी करे। वो रोते हुए कह रही थी कि ज़मन हंसते हुए बोला, ठीक है फिर कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो ना मेरे लिए, तो तुम्हारे जैसी हो ताकि मैं इसके हुस्न का भरपूर फ़ायदा उठा सकूं। कहते साथ ही इसने झुककर मरियम की गर्दन को चूमा था। मरियम एक बार फिर इसकी गिरफ्त पे बच गई थी और इससे दूर होने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि ज़मन खामोशी से मुस्कुराते हुए खड़ा इसकी मज़ाहमतें फजूल बना रहा था। बस करो, थक जाओगी ज़मन, इसे वसन से मज़ाहमत करते देख कर कह रहा था और फिर बोला, अभी तो जो मुझे इतनी बातें सुनाई है इनका हिसाब भी देना है तुम्हें, इसलिए फजूल में खुद को थकाओ मत। कि मरियम ने थक कर मज़ाहमत तरक करते इसका कॉलर पकड़ कर खींच से कहा था, पहले अपने किए का हिसाब दे, फिर मुझसे हिसाब मांगिएगा। ठीक है तुम अपना हिसाब ले लो, लेकिन फिर तुम मुझे भी मना नहीं करोगी। ज़मन ने भरपूर मसूमियत से आँखें कमाते इसे मज़ीद गुस्सा दिलाया था कि मरियम बोली, आई हेट यू ज़मन, आई हेट यू, छोड़ो मुझे, अब मैं आपसे क्या हिसाब लूँ? वो यूं ही रोते हुए बोली थी कि ज़मन ने कहा, ठीक है तो फिर मैं अपना हिसाब किताब शुरू करता हूँ, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हें एक ज़रूरी इतला दे दूँ कि मैंने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। स्कूल से कहते इसने मुस्कुराते हुए मरियम के गाल को चूमा था, जो रोकर हरकान हो रही थी। आप झूठ बोल रहे हो ना ज़मन? 2 मिनट के वक्फे के बाद मरियम बामुश्किल बोली, पागल लड़की, ये कोई बात है मजाक करने वाली? अच्छा जी, अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो फिर वो लड़की किस तरह इस घर में आई? मरियम ने गुस्से से ज़मन को घूरते पूछा था। दूसरी तरफ से आल खान बोले, इस लड़की का निकाह ज़मन से नहीं शहरियार से हुआ है, इसे शहरियार के कमरे में छोड़ आओ। ये एक बम था जो उन्होंने सबके सरों पर फोड़ा था। साहिबा बेगम ने तो अपना दिल थामा था, जिनके बेटे का इनकी बगैर इजाज़त के निकाह कर दिया गया था। कि सकीना बेगम बोली, क्यों सही, इसका निकाह तो आप ज़मन से कराने वाले थे। किसी आल खान बोले, हाँ इसका निकाह मैं ज़मन से ही कराने वाला था, लेकिन सभी शाह ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया कि वो अपने घर की बच्ची का निकाह किसी ऐसे शख्स से नहीं करेगा जो पहले से शादीशुदा हो, वरना हम वली शाह को मार कर बदला ले सकते हैं। तो इसलिए ऐन वक्त पर इसका निकाह शहरियार से कराया। मतलब इसे अपने बेटे से ज़्यादा ये अपनी बहुत ही अजीज़ थी, तो बस फिर इसकी अजीज़ शरीर चीज़ें सब छीन लाए। कहते मुस्कुराते हुए सियाल खान मुराद खान की तरफ बढ़े, जबकि साहिबा बेगम तो रुस्तम साहब के पास गई और बोली, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं ना शहरियार को मैं अपने बेटे को ये गुनाह नहीं करने दे सकती। जबकि रुस्तम खान बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ और वैसे भी शहरियार ने खुद निकाह के लिए रजामंदी दे दी थी। अब साहिबा बेगम ने रामीन को इशारा किया कि वो ईशा को ऊपर शहरियार के कमरे में छोड़ा। ईशा तो खामोशी से एक कोने में खड़ी इन संदिल लोगों को देख रही थी, जबकि मुस्कुराते हुए रामीन इसकी तरफ बढ़ी। ईशा को वो कुछ हद तक शफीक और अच्छी लगी। वो पहले इंसान थी जो इसे देखकर मुस्कुराई थी और नरमी से इसका नाम पूछते इसे अपने साथ आने का कहते ऊपर की तरफ पड़ी थी। मेरी जान, इस लड़की का निकाह शहरियार से हुआ है, इसे कैसे हो सकता है? मरीम ने अभी बिना सब्जी से ज़बर को देखते पूछा तो ज़बर बोला, कैसे नहीं हो सकता? इतनी दुआएं की तुमने, इतने वजीफे पढ़ पढ़ के मुझ पर फूंके हैं, मुझ पर ना सही अपने रब पर तो भरोसा करती। मैं अब भी सिर्फ और सिर्फ संभा रहा हूँ, नहीं तो अब तक वो लड़की कमरे में आ चुकी होती। लेकिन खैर मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और अब तुम मुझे मनाओगी। ज़मर के अल्फाज पर वो रोते हुए हंसी थी और ज़मर के सीने से लग गई कि ज़मर आयशा से इसकी पीठ से लाते बोला, बस अब रोना बंद कर दो, जो होना था वो हो चुका, अब सब अच्छा होगा। तो मरियम ने अपनी दिमाग के साफ करते हुए इंशाल्लाह कहा कि ज़मर इसे छोड़ते वापस बेड पर रोहन के पास बैठते बारी बारी रोहन के दोनों गाल चूमते बोला, मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ लड़की, बहुत बातें सुनाई हैं तुमने मुझे। तो मरियम खिलखिला कर हंसी और बोली, ठीक है मैं आपको बना लूँगी, अभी मैं
آپ کی فیوریٹ کھیر بناتی ہوں، کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی تو زمن نے بیڈ سے اٹھ کے بھاگ کر اس کا بازو پکڑتے کہا یا اللہ مریم کچھ عقل سے کام لو، میری پسندیدہ کھیر بنانے کے لیے بہت دنیا موجود ہے، ابھی ہمارے درمیان کچھ حسن کی بات چل رہی تھی اور بقول تمہارے میں ایک حسن پرست انسان ہوں، اس لیے چلو شاباش اب اپنے حسن کے مظاہرے سے مجھے بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ مریم کے گال سرخ ٹماٹر ہوئے تھے اور بولی آپ نے بھی مجھے بہت تنگ کیا ہے زمن، اس لیے اب مزید شوقین ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ زمن اسے وہیں چھوڑتے واپس بیٹھ سے روحن کو ڈھاتے اوپر کو اچالتے بولا روحن اپنی مورے کو بتا دو اگر وہ بابا کی اینیورسری پر دی گئی ساڑی نہیں پہنے گی تو پاپا بالکل بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ مریم کے سناتے وہ روحان کو گود میں اٹھائے کمرے سے نکلا تھا جبکہ مریم شرما کر مسکرا دی تھی۔ آج تو اگر زبان اس سے جان بھی مانتا تو وہ خوشی خوشی دے دیتی، مانا ساڑی پہن کر اس بے شرم خان کی بے شرمیاں برداشت کرنا تھوڑا مشکل تو تھا، لیکن آج وہ زمن کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی جس نے اس کا مان نہیں توڑا تھا، محبت میں شرک نہیں کیا تھا، اور جس ساڑی کی وہ بات کر رہا تھا وہ اسے زمن نے گفٹ دی تھی اور 1000 دفعہ پہننے کا کہا تھا، لیکن مریم کو وہ ساڑی پہننے میں ضرورت سے زیادہ شرم آ رہی تھی، لیکن آج اسے زمن کے لیے اچھے سے تیار ہونا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پلیز آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب کر کلاس میں جائیں اور یہ بھی کمنٹ کر کے بتا دیے کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ آپ تو بالکل وہ جیسے ہوتے نہیں سمر مکمل ویسے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پلیز اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔